नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज मैं कक्षा 12 के एक चैप्टर संधारित्र और धारिता इसके बारे में आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको संधारित्र और धारिता से संबंधित कुछ परिभाषाएं और उनके उपयोग बताएंगे। तो चलते हैं इस वीडियो को समझते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं, देर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर है संधारित्र एवं धारिता, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ये आपका जो भौतिक विज्ञान है कक्षा 12 में, या जिसे आप फिजिक्स कहते हैं, उसके पार्ट 1 का है चैप्टर। तो इस पर आपको कुछ संबंधित परिभाषाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो संधारित्र या धारिता किसे कहते हैं, तो पहली बात तो समझ लेते हैं कि संधारित्र क्या चीज़ है, इसको बता दूँ। चलिए, संधारित्र जो होता है, ये एक प्रकार का यंत्र है। एक प्रकार क्या है? यंत्र। यंत्र को क्या बोलते हैं? युक्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युक्ति। ये एक प्रकार का यंत्र होता है और इसका काम होता है धारण करना। धारिता क्या है? धारण करना। कैपेसिटेंस मतलब धारण करना या धारिता। और धारिता को या आवेश को धारण करने वाले जो यंत्र है, युक्ति है, उसे क्या बोलते हैं? संधारित्र। तो संधारित्र क्या होता है? एक प्रकार का यंत्र होता है जो आवेश को क्या करता है? धारण करता है। उसे क्या बोलते हैं? संधारित्र। ये यंत्र पंखे में, मोटर में जितने भी लगे होते हैं, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, सब में यंत्र होता है। आपको मैं दिखा सकता हूँ ये यंत्र जो है। चलिए, ये मेरे हाथ में जो सफ़ेद कलर का ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? कैपेसिटर है। इस पे लिखा रहता है। इसकी क्षमता हालांकि होती है 50 से 60 हर्ट्ज पर ये काम करता है। 50 से 60 हर्ट्ज जो घर की सप्लाई आती है उसी में होता है। इसके और भी फिगर हैं, मैं आपको फिगर दिखा सकता हूँ संधारित्र का। चलिए, इस फिगर को समझ सकते हैं। अब ये जो फिगर है संधारित्र का, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 50 से 60 हर्ट्ज जो घर की सप्लाई होती है वो 50 से 60 हर्ट्ज आती है। तो ये एक कैपेसिटर है। इसका ये शेप होता है। ये आपको पंखे जो चलते हैं उन पंखों में भी आपको देखने को मिल जाएगा, मोटर में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और छोटे छोटे जो उपकरण होते हैं, जैसे चार्जर होता है या कोई और उपकरण होता है छोटा वाला, तो उसमें क्या होता है? इस टाइप के कैपेसिटर आपको दिखते हैं। ऐसा फिगर आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। देखिए, ये जो है सुपर कैपेसिटर अलग अलग टाइप के होते हैं। ये टेंटलम कैपेसिटर होता है, छोटे यंत्र में यूज किया जाता है। ये सेरामिक कैपेसिटर होता है। ये फिल्म कैपेसिटर्स होता है। ये पॉलिएस्टर कैपेसिटर होता है। ये पॉलीप्रोपिलीन कैपेसिटर होता है। और ये सिल्वर मिक्का कैपेसिटर होता है। और ये वेरिएबल कैपेसिटर होता है। तो अलग अलग टाइप के कैपेसिटर होते हैं जो अलग अलग यंत्र में, अलग अलग मशीन में क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। बात समझ में आई? चलिए, इसको मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा बड़ा। तो ये सब इसके क्या है? कैपेसिटर है। ठीक है। इनके अलग अलग नाम है। ये अलग अलग यंत्र में यूज करने वाले कैपेसिटर हैं। और जो पंखों में कैपेसिटर यूज किया जाता है, जो पंखे में कैपेसिटर यूज किया जाता है, वो ये कैपेसिटर होता है इस टाइप का। तो इस टाइप का जो कैपेसिटर होता है वो पंखे में यूज किया जाता है। कहने का मतलब आप फिर से देख सकते हैं पंखे में जो कैपेसिटर यूज किया जाता है। चलिए, इस कैपेसिटर को हम पंखे में यूज करते हैं। ये जो कैपेसिटर है इससे हम पंखे में क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस टाइप से दो तार होते हैं इसके। इन दोनों तार को क्या करते हैं? यूज किया जाता है। दोनों तारों को जोड़ा जाता है पंखों में। यहाँ पर जो वायर है दिख रहे होंगे, इनको जोड़ा जाता है। ये कैपेसिटर होता है। ये 50 से 60 हर्ट्ज पे काम करता है। ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, सॉरी मेड इन भारत। तो भारत का मतलब तो समझ ही रहे होंगे कि ये भारत में बना हुआ कैपेसिटर है, इसलिए ये मेड इन भारत दिया है। तो ये कैपेसिटर होता है या संधारित्र होता है। संधारित्र का मतलब एक प्रकार का यंत्र जो आवेश को क्या करता है? धारण करता है। क्योंकि आप इस चीज़ को जानते हैं, आप इस चीज़ को क्या करते हैं? जानते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होता है, अगर उससे उसकी मात्रा से अधिक अगर आवेश दिया जाता है तो आवेश क्या होते हैं? वायु में उत्सर्जित होने लगते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, इनको हटाते हैं। चलिए, जैसे आप समझ सकते हो, अब ये कोई बर्तन है, ये कोई क्या है? बर्तन है। अब इस बर्तन में अगर हम जल को भरें, इस बर्तन में जल को क्या करें? भरें, तो इसकी एक क्या होगी? धारण करने की क्षमता होगी। इस बर्तन की एक धारण करने की क्या होगी? क्षमता होगी। मैं कहूँ अगर इसमें 1 लीटर अगर जल आएगा, तो मैं 1 लीटर से अगर ज़्यादा इसमें पानी अगर भरूंगा, जल इसमें ज़्यादा मात्रा में दूंगा, तो जल इसमें से क्या होगा? फ्लो करेगा बाहर की तरफ। बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इतना बात सभी लोग बताइए। अगर 1 लीटर
कि कोई मान लेते हैं कोई 1 लीटर का डिब्बा है या कोई 1 लीटर का बॉटल है या कोई 1 लीटर का बर्तन है जिसमें 1 लीटर पानी आता है। अगर मैं उसमें से 1 लीटर से ज़्यादा पानी अगर डालूंगा तो वो इसमें से पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो सेम कंडीशन ही होती है। जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें आवेश ग्रहण होता है, आवेश उसमें जाते हैं, लेकिन उनकी क्षमता से अगर ज़्यादा आवेश अगर उसमें भेजे जाए तो आवेश क्या होते हैं, वायु में उत्सर्जित होने लगते हैं। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? जैसे मान लेते कोई चालक है, ये क्या है, चालक तार है। अब इस चालक तार की आवेश ग्रहण करने की कोई क्षमता होगी, ये अपने क्षमता के हिसाब से आवेश ग्रहण करेगा। अगर उसकी क्षमता से हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर डाल दें, ज़्यादा आवेश उसके अंदर डाल दें क्षमता से ज़्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन वायु में क्या हो जाएंगे, उत्सर्जित, मतलब बाहर निकलने लगेंगे। वो करंट के रूप में क्या निकलने रहेंगे, बाहर निकलने रहेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से जो मशीनें होती हैं, मोटर होते हैं, पंखे होते हैं, उनमें क्या लगा जाता है, कैपेसिटर लगा जाता है। क्या लगता है, कैपेसिटर लगा जाता है। अब ये कैपेसिटर क्या करता है कि जो मशीन से लगा रहता है, इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एक्स्ट्रा आवेश बाहर जाता है, ये उन्हें क्या करता है, अपने अंदर जमा कर लेता है। उन्हें अपने अंदर क्या करता है, जमा कर लेता है। फिर जब जब जरूरत होती है उनको देता रहता है। जैसे एक समझ सकते हैं एक बात को, जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि जो ट्रांसफार्मर होता है गांव में देखे होंगे, ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है, ताकि अगर ज़्यादा तेज बिजली आए तो उससे वो क्या करेगा, कम कर देगा, ताकि आपके जो घरों के उपकरण है वो उपकरण क्या ना हो, जले ना। कम आ रहा है तो उसे मैनेज कर लेगा। तो वैसे ही कैपेसिटर है, अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित झटके में की जाएगी तो इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसकी मात्रा से ज़्यादा आवेश आ जाएगा, तो आवेश इसके अंदर से वायु में क्या होने लगेगा, उत्सर्जित होने लगेगा, करंट फ्लो हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कैपेसिटर लगाया जाता है, ताकि इससे जो उत्सर्जन हो वो उसे क्या कर ले, एब्जर्व कर ले। तो इसी मशीन को ही क्या बोलते हैं, इसी यंत्र को ही क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। तो समझ में आई बात, कैपेसिटर किसे बोलते हैं? तो ये कैपेसिटर होता है। चलते हैं अगले टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए, तो ये आपका चैप्टर है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और चलिए अगला है धारिता। अब ये कैपेसिटेंस या धारिता किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन आप सभी लोग नोट कर लेंगे, डिफिनेशन आपको दिख रहा होगा। किसी चालक के द्वारा अधिकतम आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? किसी चालक के द्वारा अधिकतम आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। ठीक है, अब धारिता का मतलब क्या, मैंने वही आपको बताया सर, वही बात हो गई पुरानी वाली। जैसे मैं कह रहा हूँ कि पहले के लोग जो होते थे बर्तन बनाते थे, तो बर्तन की एक धारिता होती थी। आज भी आपके पास जो बॉटल है, बर्तन है, उसकी क्या होती है, धारिता होती है। जैसे आप अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो उस बॉटल की एक धारिता होती है कि वो 1 लीटर का होता है। कितने लीटर का होता है, 1 लीटर का होता है, या वो आधे लीटर का होता है, या वो 2 लीटर का होता है कि नहीं होता है? इस बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसकी जो वॉल्यूम होती है, जो आयतन उसका होता है, वो कितना होता है, या तो 1 लीटर, या तो आधा लीटर, या तो 2 लीटर। ठीक है, गांव की भाषा में उसे हम लोग इस तरह से ही बुलाते हैं कि आधे लीटर का ठंडा चाहिए, 2 लीटर का ठंडा चाहिए, 1 लीटर का ठंडा चाहिए। उसके धारिता पर में उसका क्या करते हैं, उच्चारण कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम तेल लेते हैं, क्या लेते हैं, तेल लेते हैं, तो तेल भी क्या लेते हैं, 1 लीटर का ही लेते हैं, आधे लीटर का ही लेते हैं। ठीक है, 1/4 लीटर जिसे 1 पाव बोलते हैं, इसका भी लेते हैं। ठीक है, 5 लीटर का भी लेते हैं, मतलब धारिता के हिसाब से हम लेते हैं। तो अगर उस बॉटल में मैं मान लूँ कि 2 लीटर का बॉटल है, कितने लीटर का बॉटल है, 2, और उसमें 2 लीटर अगर तेल आ रहा है, या उसमें 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक आ रहा है, तो उसमें अगर मैं पानी भरूंगा तो पानी भी कितना हो जाएगा, 2 लीटर ही हो जाएगा। कोई मेरे पास 5 लीटर का डिब्बा लाए और 5 लीटर का डिब्बा तेल का है, और उस 5 लीटर के तेल के डिब्बे में वो अगर 5 लीटर दूध भर कर लाए मेरे पास और कहे कि ये दूध आप रखिए, तो मैं उस जो है जो डिब्बा है 5 लीटर का, उसमें भरे हुए दूध को कितना मानूं, तो मैं यही मानूंगा कि वो दूध भी कितना होगा, 5 लीटर ही होगा। क्यों 5 लीटर मान रहा हूँ, क्योंकि वो जो दूध है वो उस 5 लीटर के तेल के डिब्बे में। इससे मुझे ये पता चल गया कि नहीं 5 लीटर उसमें तेल आ रहा है तो 5 लीटर उसमें क्या आएगा, दूध। तो ये जो उसकी कैपेसिटी है उस बर्तन की, 1 लीटर, आधे लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, ये कैपेसिटी क्या कहलाती है, धारिता।
ये कैपेसिटी क्या कहलाती है, धारिता है। इस बात को बहुत आराम से समझेंगे, ठीक है। मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को ये बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। धारिता का मतलब क्या हो गया, धारिता का मतलब ये हो गया कि कोई भी वस्तु अपने अंदर पदार्थ को कितना धारण कर रहा है, कितना ग्रहण कर रहा है, कितना ले रहा है अंदर, वो क्या कहलाती है, उसकी धारिता। और साइंस के मैटर में जहां लास्ट में ता आ जाए तो ता का मतलब मेरे भाई समझ लेना क्षमता। एक बात बता रहा हूं साइंस में, ठीक है, अगर जिसके अंत में ता आ जाता है तो उसका मतलब होता है क्षमता। अब यहां पर धारिता में ता आ रहा है, मतलब किसकी क्षमता, धारण करने की क्षमता, अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता, क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। अब 1 लीटर का बाटल है तो उसके अंदर कितना पानी आएगा, 1 लीटर, कितना तेल आएगा, 1 लीटर, कितना दूध आएगा, 1 लीटर, वो कितना ग्रहण कर रहा है, तो 1 लीटर ग्रहण कर रहा है, उसकी धारिता कितनी हो गई, 1 लीटर हो गई। अगर 5 लीटर का डिब्बा है तो उसकी धारिता मैं पूछूं तो कहोगे सर 5 लीटर के डिब्बे में कितना आएगा, 5 लीटर, ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर। अब कम से कम भाई आप जितना कर सकते हो, उसमें 1 लीटर भी कर सकते हो, 2 लीटर भी कर सकते हो, 3 लीटर भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हो, 5 लीटर। और अगर 5 लीटर से ज्यादा कर दिए तब वो उसके ऊपर से क्या करेगा, बहना शुरू कर देगा, तब वो उसके ऊपर से बहने लगेगा। समझ में आई बात। तो धारिता किसे कहते हैं, किसी चालक के द्वारा, अब यहां पर कोई बर्तन नहीं है लेकिन यहां पर चालक है, तो किसी चालक के द्वारा अधिकतम आवेश, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा वो आवेश ग्रहण कर सकता है, ठीक है, तो उसी की क्षमता को क्या कहते हैं, चालक की धारिता। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे या इसको नोट करेंगे कॉपी पर, चलते हैं आगे बात करेंगे इसकी, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। आपको धारिता उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, मैटर बढ़ाते हैं। चलिए अब इसमें आता है चालक, तो मैं आपको बता दूं चालक के बारे में, ठीक है। चालक जो होता है, चालक जिसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है। कभी कभी सुचालक भी दिया रहता है। सुचालक का मतलब जिस चालक में सुगमता से, किससे, सुगमता से प्रवाहित होता है धारा, उसे सुचालक कहते हैं। भाई सु का मतलब सुगमता, आसानी से, ठीक है। अब ये चालक या सुचालक क्या होता है, तो चालक उन्हें कहते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे मेरे भाई समझिए बात को कि जो चालक होते हैं, क्या होते हैं, चालक, इनमें कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन्हीं की वजह से इनके अंदर धारा क्या होती है, चलती है, ठीक है। क्या होती है, धारा चलती है। अब इसमें धारा का प्रोसेस क्या होता है कि जब इसमें हम आवेश को प्रवाहित करते हैं, किसको प्रवाहित करते हैं, आवेश को प्रवाहित करते हैं, प्लस माइनस से डिनोट कर दे रहे हैं, प्लस माइनस से आवेश को जब हम प्रवाहित करते हैं तो वो उसके चालक के अंदर पहले से उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और उसके कार्य को क्या बोलते हैं, विभव। इस बात को आप पढ़े होंगे पहले भी। तो जब हम किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के अंदर पहले से ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस पहले से इलेक्ट्रॉन के पास जाने के लिए प्रतिकर्षण बल लगता है, तो भाई जबरी ढकेलते हैं, तो जबरी जब ढकेलते हैं तो भाई काम तो करना पड़ेगा। अब उसी काम को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। और उसी विभव की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में क्या करते हैं, टक्कर करते हैं और टक्कर की वजह से धारा क्या होती है, आगे बढ़ती है। तो इनके अंदर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक में, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा क्या होती है, आगे बढ़ती है, धारा चलती है। तो चालक में धारा का प्रवाह होने का जो मुख्य कारण है, वो मुख्य कारण क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कौन से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के वजह से ही चालक में धारा क्या होती है, बहती है। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो उनमें धारा नहीं बहती है, उनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। और ऐसे वस्तु को हम क्या बोलते, सॉरी ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत बोलते हैं या अचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचालक बोलते हैं, या उसे कुचालक बोलते हैं, नॉन कंडक्टर बोलते हैं। तो मेरी बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई। चालक किसे कहते हैं, चालक उसे कहते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। अब इसकी और भी बहुत सी डेफिनेशन है, आप चाहे तो वो डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे डेफिनेशन का कहने का मतलब, जिन पदार्थों में
जो धारा होती है वो सुगमता से प्रवाहित होती है, आवेश सुगमता से प्रवाहित होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ये भी आप परिभाषा दे सकते हो। और इसका मैं आपको मुख्य कारण बताया हूं कि उनमें धारा सुगमता से क्यों प्रवाहित होती है, क्योंकि उनमें कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जिन चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है उनमें जो है विद्युत धारा या कह सकते हैं आवेश बहुत सुगमता से क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो चलते हैं इसके बाद बात करते हैं। चलिए अब आ गया चालक। अब यहां पर इसका डिफरेंशिएशन देख सकते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है क्या कहते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक है, इस चीज को मैंने आपको अभी भी बताया। तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। अब इसके हिसाब से एक चीज और समझ लेते हैं, जो चालक होते हैं इसका एक परिभाषा और मैं दे दे रहा हूं। ठीक है, जहां समझ ना आए तो यहां समझ लीजिएगा। ठीक है, इस बात से कि जो चालक होते हैं क्या होते हैं, चालक। चालक में धारा या फिर कह सकते हैं क्या, आवेश, क्योंकि धारा आवेश से ही बनती है। तो धारा या आवेश सुगमता से प्रवाहित होता है, सुगमता से प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। समझ आई मेरी बात। तो चालक में जो धारा होती है या आवेश होता है वो सुगमता से प्रवाहित होता है। सुगमता बोले तो बहुत आराम से, एकदम आराम से उसमें क्या करता है, फ्लो करता है। जैसे चालक देखे होंगे, इसी वजह से चालक का क्या बना जाता है, तार वगैरह बना जाता है, उपकरण बनाया जाता है, क्योंकि इसमें धारा या आवेश बहुत आसानी से क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और उनका आसानी से फ्लो करने का रीजन क्या है, तो मैंने आपको बताया उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए उनमें आसानी से धारा फ्लो करती है। एक और रीजन बता रहा हूं आप लोग को। ठीक है, एक और काम की बात बता रहा हूं, इस काम की बात को समझ लीजिएगा कि जो चालक होते हैं क्या होते हैं, चालक में प्रतिरोधकता कम होती है, प्रतिरोधकता कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, एक रीजन ये भी है कि जो चालक होते हैं इनमें प्रतिरोधकता जो होती है, प्रतिरोधकता क्या होती है, तो जो आवेश के रास्ते में जो रुकावट आती है, जो आवेश के रास्ते में रुकावट आए या अवरोध आए, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे हाईवे जो होता है ना, रोड हाईवे, तो हाईवे पे या रोड पे जो ब्रेकर होते हैं ना, ब्रेकर, तो ब्रेकर होते हैं तो किसकी रुकावट होते हैं, तो आप बताएंगे सर वाहन के रुकावट होते हैं, गाड़ी जो चलते हैं गाड़ियों के रुकावट होते हैं। तो वैसे परिपथ में, परिपथ बोले तो आवेश का रास्ता है, किसका रास्ता, आवेश का। भाई मैं हाईवे बोलूं तो हाईवे तो गाड़ी चलती है ना उस पे, तो गाड़ी का रास्ता है। लेकिन मैं अगर प्रतिरोध कहूं तो ये प्रतिरोध कहूं या परिपथ कहूं, तो परिपथ का मतलब वो रास्ता किसका है, वो रास्ता है विद्युत का, वो रास्ता है आवेश का, वो रास्ता है धारा का। समझ आई बात। जैसे आप लोग घरों में जितने तार लगाए हो, जितने उपकरण है, वो एक प्रकार के रास्ते हैं ना, उन तारों में से ना धारा जाती है। अब कहने का मतलब जहां से तार लगाए वहीं ना धारा जाएगी। अब कहीं दीवार है तो दीवार में से थोड़ी ना धारा आएगी, जेब में से थोड़ी ना धारा आएगी, वो धारा कहां से आएगी, तार में से आएगी। बात समझ आएगी नहीं आई। तो वो तार एक क्या है, परिपथ है, सर्किट है, उसे सर्किट बोलते हैं। तो उसमें जो रुकावट आती है विद्युत धारा के रास्ते में, उसको रोकती है जाने से, क्या करती है, रोकती है। तो इसी रुकावट को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो जो चालक होते हैं इनमें प्रतिरोधकता बहुत क्या होती है, कम होती है, रुकावट बहुत कम होती है। तो भाई जब ब्रेकर रहेगा ही नहीं तो गाड़ी तो 120 की स्पीड पकड़ेगी ना। समझ में आई बात। अगर हाईवे पर जो गाड़ी, अगर जो हाईवे देखे ना, हाईवे पर जब ब्रेकर नहीं होता है तो गाड़ी की स्पीड देखते ना, ऐसे हेलीकॉप्टर की तरह चलती है पूरी। ठीक है, बात समझिए कि नहीं आई। तो वैसे जिनमें प्रतिरोध नहीं रहता है उनमें धारा बहुत तेज चलती है, पता ही नहीं चलेगा, एकदम हन से पहुंचेगी। ठीक है, बात समझे कि नहीं। तो इसमें चालक में प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत कम होती है, इसलिए इसमें धारा की जो प्रवाह होता है वो बहुत सुगमता से होता है, बहुत आराम से जाती है धारा। ठीक है, तो ये आप डिफिनेशन नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, चलेंगे आगे। इसका मैं एग्जाम्पल भी दे दूं इससे पहले। नहीं कहेंगे सर एग्जाम्पल नहीं दिए और चले गए, भाई एग्जाम्पल तो लेना ही पड़ेगा ना, बिना एग्जाम्पल के समझेंगे कैसे। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चांदी, क्या दिया, चांदी दिया, और क्या दिया, एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम से पहले मैं दे दूं कापर, क्या कापर, जिसे क्या बोलते हैं तांबा, तांबा और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ये सब चालक है। क्या है? चालक। अब इनका अरेंजमेंट से मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे सबसे ज़्यादा चांदी में, चांदी सब सर्वाधिक सुगमता वाला धातु है या सर्वाधिक सुगमता वाला चालक है। सबसे ज़्यादा, सबसे आसानी से, सबसे तेज करंट फ्लो करता है चांदी में। लेकिन भाई समस्या इस बात की है कि भाई ये महंगा है। अब इसका आप तार नहीं बना सकते, नहीं समझ सकते हो कि तार आज लगाओगे कल चोरी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि महंगी चीज़ है, इसलिए इसका तार नहीं बन सकता। तार किसका बनता है? कापर का बनता है। और किसका बनता है? एल्यूमिनियम का बनता है, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक सुगमता किसकी होती है? चांदी की होती है। तो ये चालक है। इसके साथ साथ हरी लकड़ी जो होती है, हरी बोले तो जो पेड़ से लगी हुई है, ठीक है, उन लकड़ियों में पानी की मात्रा होती है, जिसके वजह से वो भी चालक का काम करते हैं। लोहा होता है, चालक का काम करता है। जिंक होता है, जस्ता, चालक का काम करता है। और जो इंसानी शरीर है, जानवर के शरीर, इंसान के शरीर, ये सभी किसका काम करते हैं? चालक का। जैसे अगर मैं करंट पकड़ूंगा तो कोई मुझे टच करेगा तो उसको भी करंट लगेगा, क्योंकि मेरे अंदर से वो आवेश आएंगे। मेरा बॉडी भी किसका काम करेगा? एक चालक का काम करेगा, और उसके मतलब जो आदमी छुआ है उसके अंदर वो ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या इसको नोट करेंगे फटाक से, चलेंगे आगे टॉपिक पर। चले, अब आगे बात आ गया अचालक या विद्युत रोधी, जिसे बोलते हैं नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर बोलते हैं। अब इसका समझ लेते हैं, वही डेफिनेशन, थोड़ा सा अंतर समझ लेंगे बात को। वे सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है तथा जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी कहलाते हैं। यही सेम बात मैंने आपको अभी अभी बताया कि भाई जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो चालक, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होंगे, नगण्य बोले तो न के बराबर, मतलब नहीं होंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे? अचालक, या उन्हें क्या कहेंगे? विद्युत रोधी कहेंगे। मतलब उनमें धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, उनमें धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी ही नहीं। अब इसका एक और समझ सकते हैं, ठीक है। अब भाई साहब, अगर चालक का प्रतिरोधकता कम था तो भाई अचालक का तो ज्यादा होगा ही, क्योंकि ये तो उसका अपोजिट है, उसका उल्टा है। तो भाई बात आपकी सही है। अचालक जो होते हैं, अचालक पदार्थ, कौन से पदार्थ? अचालक पदार्थ में प्रतिरोधकता अधिक होती है। प्रतिरोधकता अधिक होती है, ठीक है। अब इसमें प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिक होती है। और यही रीजन है कि जो धारा होती है या आवेश होता है वो गमन नहीं कर पाता है, जा नहीं पाता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? नगण्य। भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं तो भाई वो टकराएंगे नहीं, और जब टकराएंगे नहीं तो आवेश होगा ही नहीं, धारा फ्लो करेगा ही नहीं। इस बात को आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब अचालक पदार्थ जो है इसे प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिक होती है। अब मुझे बताओ कि जिस रास्ते में ब्रेकर बड़े बड़े बन जाए, जिस सड़क पर ब्रेकर बड़े बड़े बन जाए, क्या गाड़ी उसमें से निकल जाएगी? अगर बहुत बड़ा ब्रेकर बना दूं तो गाड़ी निकल जाएगी? नहीं निकल पाएगी। सामने दीवार खड़ा कर दूं, गाड़ी जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, भाई रुक जाएगी गाड़ी वहां पर, क्योंकि आगे क्या है? ब्रेकर है, बोले तो रुकावट है। तो वैसे अगर कोई पदार्थ है, इस पदार्थ में अगर बहुत बड़ा रुकावट आ गया तो ये जो आवेश होते हैं ये आवेश फ्लो नहीं कर पाते हैं, ये आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। बात समझ में कि नहीं? इस वजह से इनका प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं हो पाता है, और ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अचालक बोलते हैं या कुचालक बोलते हैं, ठीक है। अब समझ सकते हैं इसको। चलिए, जैसे में समझ लीजिए, जैसे मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल में, जैसे सूखी लकड़ी, कौन सी लकड़ी? सूखी लकड़ी। भाई हरी लकड़ी करिएगा तो वो तो चालक का काम कर देगा, क्योंकि उसके अंदर पानी की मात्रा होती है। सूखी लकड़ी में पानी क्या होता है? सूख जाता है, पानी रहता नहीं, तो अचालक होती है, ठीक है। पत्थर ये भी क्या? अचालक है। और प्लास्टिक रबर ये सब क्या? अचालक है। इनके अंदर से धारा फ्लो नहीं करता है, इसलिए जो मैकेनिक होते हैं, जो
इलेक्ट्रीशियन होते हैं और उपकरण को बनाते हैं तो हाथों में क्या करते हैं, फाइबर का या रबड़ का क्या पहनते हैं, दस्ताना पहन लेते हैं, ठीक है, ताकि उनको करंट ना लगे। और प्लास्टिक या लकड़ी के जो है कुर्सी पर, मेज पर चढ़ करके या बैठ करके क्या करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, क्योंकि इसमें से आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, इसके उदाहरण हैं। तो ये आपको अचालक या विद्युत ऊर्जा समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या इसे नोट करेंगे और अगले पॉइंट पर बात करेंगे आज। चलिए, अब आ गया परावैद्युत, जिसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। परावैद्युत पदार्थ एक प्रकार के अचालक पदार्थ होते हैं जिनको वैद्युत क्षेत्र में लाने पर उनके पृष्ठ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो बात मेरी ध्यान समझिए, परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो एक प्रकार के अचालक ही होते हैं, अचालक। लेकिन क्या होता है कि जब उन्हें विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, किस में लाता है, विद्युत क्षेत्र में लाता है, तो वो चालक की तरह बिहेव करने लगते हैं, चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, परावैद्युत कहा जाता है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे अब ये अचालक एक पदार्थ है, ये क्या है, अचालक है, ठीक है। मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, इसके अंदर से आवेश नहीं जा रहा है, लेकिन जब इसको वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे, कौन से क्षेत्र में लाएंगे, वैद्युत क्षेत्र, तो जैसे इसको वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो ये चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, मतलब इसके पृष्ठों पर आवेश आ जाते हैं। कहाँ आवेश आ जाते हैं, इसके पृष्ठों पर आवेश आ जाते हैं, मतलब इसके अंदर से धारा नहीं जाती है, धारा अंदर से बिल्कुल नहीं जाती है, बस इसके पृष्ठों पर क्या हो जाते हैं, आवेश आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की जो पेन होती है, हम लोग जब पढ़ते थे और तो उस समय एक एक्सपेरिमेंट करते थे। एक्सपेरिमेंट क्या करते थे, कलम ऐसा ले लेते, कलम आपके पास होगी ना प्लास्टिक की, तो इस तरह से कलम ले लेते थे, प्लास्टिक या कांच की जो होगी कलम, तो उसको कलम को लेकर के हम लोग बारों में क्या करते थे, ऐसे तेज से रगड़ते थे। तो जब तेज से रगड़ते थे तो इसमें फ्रिक्शन होता था, बोले तो घर्षण होता था। तो घर्षण होने की वजह से जब हम इसी तरह से रगड़ते थे और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर क्या करते थे, पास ले जाते थे, तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े क्या होते थे, आकर्षित होते थे, मतलब इसके अंदर विद्युत आ जाता था। ये जो कलम होती थी ये विद्युतमय हो जाती थी। तो विद्युतमय होने का रीजन क्या है, अब इसके अंदर से अगर मैं धारा फ्लो कराना चाहूँ, धारा प्रवाहित कराना चाहूँ, तो धारा प्रवाहित नहीं होगा। मैं अगर सोचूं कि इसमें तार जोड़ करके इधर से बल्ब जला लूं तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि धारा से करंट फ्लो करेगा नहीं। लेकिन इसके पृष्ठों जो है, पृष्ठ चारों जो पृष्ठ है, वो सरफेस एरिया, इस पर रगड़ने से आवेश आ सकता है। अब इसी आवेश की वजह से हम कागज के हल्के हल्के टुकड़े क्या करते थे, उठा पाते थे, मतलब वो आकर्षित हो जाता था। तो बात मेरी समझ में आई। तो जो परावैद्युत होते हैं एक प्रकार के अचालक होते हैं, लेकिन जब इनको विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो इनके पृष्ठों पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। समझ आई बात, जिसकी वजह से ये चालक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, परावैद्युत। अब परावैद्युत का एग्जाम्पल अगर कहेंगे सर कि परावैद्युत का एग्जाम्पल, तो भाई साहब एग्जाम्पल भी अवेलेबल है, आपको एग्जाम्पल मिलेगा इसका एग्जाम्पल है शीशा और प्लास्टिक, शीशा और प्लास्टिक, ये परावैद्युत के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नोट करेंगे, परिभाषा नोट करेंगे। परिभाषा क्या है, बहुत आसान परिभाषा है कि परावैद्युत पदार्थ एक प्रकार के अचालक पदार्थ होते हैं जिनको वैद्युत क्षेत्र में लाने पर उनके पृष्ठ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है या आवेश आ जाता है। इससे क्या कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं, ठीक है। अब वो आवेश क्यों आता है, कैसे आता है, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल परावैद्युत समझ लेंगे। तो यहाँ पे इसको नोट करेंगे, चलेंगे आगे। चलिए चलते हैं आगे। अब इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले एक शॉर्ट समझ लीजिएगा आराम से, ठीक है। कॉन्सेप्ट को मैं एक थोड़ा शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से हो जाए। जैसे मैं कहूँ चालक, चालक, अचालक, अचालक और परावैद्युत, परावैद्युत, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं, इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको पूरी चीज़ कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। चालक वो होते हैं जिनमें आवेश क्या करता है, प्रवाहित होता है या धारा प्रवाहित होती है, आसानी से प्रवाहित होती है, उसे क्या कहते हैं, चालक। अचालक वो होते हैं जिनमें आवेश प्रवाहित नहीं होता है,
आवेश बिल्कुल प्रवाहित होता ही नहीं है, ठीक है। और परावैद्युत उन अचालकों को कहते हैं जिन अचालक को विद्युत धारा के जो है विद्युत क्षेत्र के संपर्क में लाया जाता है तो उनमें धारा प्रवाहित हो जाती है। मतलब पहले तो नहीं होती है, लेकिन जैसे ही प्रबल विद्युत क्षेत्र में आते हैं, सब स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड के कनेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तब इनमें से भी धारा प्रवाहित हो जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए इस तरह से कि घर में एक टाइप के ऐसे लड़के होते हैं जो अपने पिता की बात को मानते हैं। घरों में एक ऐसे लड़के होते हैं जो अपने पिता की बातों को मानते हैं और तुरंत मानते हैं, उनको कहना ही नहीं पड़ता। जैसे पिताजी ने कहा कि नहीं जो है सामान लेकर आना है, सब्जी लेकर आना है, वो गए सब्जी लेकर चले आए, ठीक है, वो बातों को तुरंत माने। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? चालक, जिनमें धारा प्रवाहित हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बात मानते ही नहीं, एकदम नहीं मानते, ठीक है। पिताजी कहे कुछ लेकर आने के लिए, वो जाएगा ही नहीं बाजार में। पिताजी ने कहा कि नहीं मोबाइल नहीं चलाना है, वो चला रहा है, बात मान ही नहीं रहा है एकदम। तो ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे? अचालक, ठीक है। जो आवेश को जाने ही न दे, आवेश को प्रवाह होने ही न दे, बात बिल्कुल न माने पिता की, अचालक, ठीक है। उसमें भी नालायक होता है, ये अचालक है, ठीक है। कुछ ऐसे भी नालायक होते हैं जो थोड़ा सा कन्विंस करने पर, किसके कन्विंस करने पर? जैसे दादाजी आ गए, कौन आ गए? दादाजी आ गए, या दादी आ गई, कौन आ गई? दादी आ गई, ठीक है। दादा या दादी जी आ गए और उन अचालकों को क्या कहिए? कन्विंस किए कि भाई थोड़ा मान जाओ बात को, ठीक है, समझिए। अब ऐसे कुछ समझाएंगे, ठीक है, मनाएंगे। तो जैसे समझाएंगे मनाएंगे तो वो क्या करेंगे? बात मानना क्या करेंगे? शुरू कर देंगे, आज्ञा का पालन करना शुरू कर देंगे। तब ऐसे अचालकों को हम क्या कहते हैं? परावैद्युत। बात समझिए कि नहीं? कि जो अचालक होते हैं लेकिन प्रबल विद्युत क्षेत्र में अगर आ गए तो वहां पर उनके अंदर से जो है धारा तो नहीं, लेकिन उनके पृष्ठों पर आवेश आ जाएंगे। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? परावैद्युत। तो इसमें आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आया, ठीक है, कि भाई घर में कितने टाइप के बच्चे? दो टाइप के, एक जो बात मानते हैं और एक जो बात नहीं मानते। जो बात मानते हैं उन्हें चालक, जो बात नहीं मानते उन्हें अचालक। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो बात पहले नहीं मानते लेकिन समझाया बुझाया जाता है, कहा जाता है कि नहीं भाई आज्ञा का पालन करिए, आपके बड़े हैं, इस तरह से कुछ मोटिवेट किया जाता है तो वो बात को मान लेते हैं। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? परावैद्युत बोलते हैं, ठीक है। चलते आगे कॉन्सेप्ट को। परावैद्युत का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब इसका डेफिनेशन देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लास्ट तक। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परावैद्युत धन सिरा, ये सॉरी गलत लिखा गया है, जन लिख गया है तो इसको मैं लिख दे रहा हूं धन सिरा। चलिए यहां पर क्या रहेगा? धन सिरा, ठीक। तो धन सिरा और ऋण सिरा अलग अलग हो जाता है, अर्थात ध्रुवों पर विस्थापित हो जाता है। ये परावैद्युत की यह घटना क्या कहलाती है? ध्रुवण कहलाती है। तो बात समझ में आई? जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परावैद्युत धन का धन सिरा और ऋण सिरा अलग अलग हो जाता है, अर्थात ध्रुवों पर विस्थापित हो जाता है। इससे परावैद्युत की घटना को ध्रुवण कहते हैं। अब इस बात को समझिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अब यहां पर एक समझ लेते हैं इस तरह से, ध्रुवण क्या होता है? भाई ध्रुवण का मतलब होता है ध्रुवों पर। ध्रुवण का मतलब क्या होता है? ध्रुवों पर पहुंचना क्या कहलाता है? ध्रुवण। जैसे एक मान लेते हैं परावैद्युत है, तो जब परावैद्युत है तो इसमें उस कंडीशन में जो प्लस वाले धन वाले होंगे और माइनस मतलब ऋण आवेश होंगे। अब ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन और धन आवेश का मतलब प्रोटॉन, ठीक है। तो ये एक संपाती होते हैं, एक जगह पर होते हैं। बात समझे कि नहीं? कहां पर होते हैं? एक जगह पर होते हैं। लेकिन जब इस परावैद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे मैं इसे थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूं, ये इस समय क्या है? इस समय अचालक है। बात समझे कि नहीं? इस समय किस कंडीशन में है? तो ये अचालक है। लेकिन जब इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में हम रखेंगे, कौन से क्षेत्र में?
बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब हम रखेंगे इसे, बाह्य विद्युत क्षेत्र कर देते हैं, ठीक है। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है ई नॉट, इसे हम क्या कहते हैं ई नॉट, ठीक है। तो जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इसके जो आवेश हैं धन सिरा और ऋण सिरा ये ध्रुवों पर चला जाएगा, मतलब एकदम किनारे किनारे हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? किनारे किनारे। बात समझे कि नहीं? कहाँ चला जाएगा? किनारे किनारे चला जाएगा। चलिए देखिए, ये किनारे किनारे चला जाएगा, ये ऋण सिरा इधर चला जाएगा, धन सिरा एक तरफ से हो जाएगा। तो इसी घटना को बोलते हैं क्या? इसी घटना को बोलते हैं क्या? ध्रुवण बोलते हैं परावैद्युत का, ठीक है। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उनके जो धन सिरे और ऋण सिरे ये किनारों किनारों पर चले जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? ध्रुवण कहते हैं, ठीक है। और लेकिन ये विद्युत क्षेत्र जो होना चाहिए वो प्रबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रबल। तो बाहर का विद्युत क्षेत्र जो होता है उसे ई नॉट, आंतरिक जो विद्युत क्षेत्र है तो आंतरिक वाले को क्या कहेंगे? आंतरिक वाले को ई कहेंगे। क्या कहेंगे? ई बोलेंगे, ठीक है। और इसकी जो दिशा होती है, आंतरिक वाले की जो दिशा होती है, समझे ध्यान से, आंतरिक वाले की जो दिशा होती है वो बाह्य वाले की दिशा की क्या होती है? विपरीत होती है, ठीक है। मतलब ई नॉट अगर उधर है, बाह्य विद्युत क्षेत्र उधर लग रहा है, तो आंतरिक विद्युत क्षेत्र किधर लग रहा है? विपरीत दिशा में, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर उन्हें क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। बात समझे कि नहीं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये ध्रुवों पर हो जाते हैं। और अगर यही विद्युत क्षेत्र बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। इस समय अगर मान लेते कि बराबर है, क्या है? बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ई नॉट प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? 0। मतलब विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? 0। बाह्य विद्युत क्षेत्र और जब आंतरिक विद्युत क्षेत्र दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर इसी विद्युत क्षेत्र को बढ़ा दिया जाए तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएंगे। कहाँ निकल जाएंगे? बाहर। मतलब अभी तो किनारे पर आए, पहले कहाँ थे? पहले केंद्र पर थे, संपाती थे। जैसे ही विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो कहाँ कहाँ हो गए? ध्रुवों पर हो गए, किनारे पर हो गए। अगर विद्युत क्षेत्र और बढ़ जाएगा तो इनको मारेगा, एकदम ढकेल कर कहाँ कर देगा? बाहर कर देगा। जो किनारे पर है विद्युत क्षेत्र और स्ट्रांग कर देंगे और बढ़ा देंगे तो यहाँ पर ये इनको क्या कर देगा? इस जो निकाय है, जो परावैद्युत है, इनके अंदर से इनको क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा, इनको धकिया के बाहर कर देगा। और जब धकिया के बाहर कर देगा तो यही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे मुक्त अवस्था में और इसी चारों ओर क्या हो जाएंगे? पृष्ठों पर बिखर जाएंगे। और इसी पृष्ठों पर जब आवेश आ जाएंगे तो इसी को क्या बोल देंगे? परावैद्युत का ध्रुवण, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तोड़ करके तो इसे बोलते हैं ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, या इसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, परावैद्युत का भंजन। भंजन का मतलब भाई उसकी एक लिमिट होती है, लिमिट से अगर ज़्यादा तेज मार देगा विद्युत क्षेत्र तो इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित होने लगेंगे। मतलब वो परावैद्युत किसकी तरह काम करने लगेगा? चालक की तरह काम करने लगेगा। तो इसी को बोल देंगे क्या? परावैद्युत का भंजन। समझ आई बात? तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जब किसी परावैद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके धन सिरे और ऋण सिरे कहाँ पर होते हैं? किनारों पर हो जाते हैं। इसी घटना को क्या बोलते हैं? परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले परावैद्युत कैसा होता है? उसके दोनों केंद्र पर होते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो आंतरिक बल जो लगता है जिसकी वजह से जो प्लस वाले होते हैं, धन आवेश होते हैं, वो एक तरफ और ऋण आवेश एक तरफ, ठीक है। ये ध्रुवित हो जाते हैं, मतलब ध्रुवण क्रिया हो जाती है। और अगर विद्युत क्षेत्र को और बढ़ा दिया जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको मतलब परावैद्युत में से बाहर निकलने लगेंगे, संचरण करने लगेंगे और ये परावैद्युत तब किसका काम करने लगेगा? चालक का काम करने लगेगा, मतलब चालक की भांति व्यवहार करने लगेगा। क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ में आई बात? इसको नोट करेंगे या इसके